know that today we are celebrating the 50th anniversary of the Earth Day. Uh, since I'll be talking mostly, uh, Assalamu alaikum, and a very good morning to all. Uh, my today's talk is about the Earth Day, which we have been celebrating for the last 50 years or so, and this year is very special because it's a golden jubilee commemoration of the day. Uh, I'll be talking uh, in Urdu for the ease of understanding of my country fellows, since many of them speak and understand Urdu. So I'll switch over to Urdu now. For my friends who live abroad and with whom I have association regarding the environmental conservation and the climate change, I wish them a very good day. मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, आज का दिन के मुतालिक जो ये बातचीत हो रही है, उसके बुनियादी तौर से तीन हिस्से होंगे। पहले हिस्से में तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा कि ये वर्ल्ड अर्थ डे जो है ये क्या है, क्यों मनाया जाता है। उसके बाद एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव होगा कि ग्लोबल लेवल पे इस वक्त अर्थ डे के हवाले से क्या क्या हो रहा है, और दुनिया ने इस जो जैसे हम मदर अर्थ कहते हैं, जो हमारा प्लेनेट है जिस पे हम रह रहे हैं, इसको किस किस तरीकों से नुकसान पहुंचाया गया है और बल्कि अभी भी जारी है। तो उसके बाद आई स्विच ओवर टू पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में हमारा जो है इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग के कंटेक्स्ट में क्या सिचुएशन है। और मेरा लास्ट जो पार्ट होगा आज की स्पीच का वो होगा पाकिस्तान में हमारे पास चॉइसेस क्या हैं, ग्लोबल लेवल पे चॉइसेस क्या हैं, एंड देन जूमिंग इनटू पाकिस्तान। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में हमारे पास क्या चॉइसेस हैं। तो बैकग्राउंड में जाते हैं थोड़ा सा। ये 1970 की बात है, जब अमेरिकन सेनेट के एक रुकन थे गे लॉर्ड नेल्सन के नाम से। उन्होंने एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज की और कुछ लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने ये कहा कि जी दुनिया में बहुत ज्यादा हम लोग नुकसान पहुंचा चुके हैं माहौल को, और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको, और उसके लिए मिलके कोई एक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मूवमेंट शुरू की जाए। तो उन्होंने अर्थ डे के नाम से स्टार्ट लिया, और 1970 में पहली दफा उन्होंने कोई तकरीबन 2 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके और दुनिया में सबसे पहली जो एनवायरमेंटल मूवमेंट है उसकी बुनियाद रखी। उसके बाद फिर ये हर साल मनाया जाने लगा, और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस ने इसको रिकॉग्नाइज किया और 2009 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, और इसका नाम जो है वो चेंज करके इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के नाम से रखा गया, और उसके बाद से ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जब हम जमीन की बात करते हैं, इस कुराए अर्श की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने हमें अगर इस दुनिया में सबसे बड़ी नेमत कोई दी है तो वो ये कुराए अर्ज है। तारीखी लिहाज से देखा जाए तो इस कुरा अर्ज पे रहने वाले लोग शुरू से लेके और आज दिन तक इसके जो रिसोर्सेज हैं उससे फायदा उठाते रहे, और इन रिसोर्सेज में मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो कुछ भी है, यानी जब प्रिमिटिव एज में जब इंसान शिकार करके खाता था और दरख्तों के पत्तों से अपने बदन को ढांपता था और जलाने के लिए लकड़ी जंगलात से लेता था, उस दिन से लेके और आज के दिन तक जितनी भी हमारी जरूरियात हैं उसको ये कुराए अर्श पूरा करता है। अल्लाह ताला ने कुराए अर्श की साख्त, इसकी बनावट ऐसे रखी है कि ये एक सेल्फ सस्टेनिंग प्लेनेट है।
उसमें थोड़ी सी अगर मैं साइंस में जाऊं, तो हमारे ये जो एटमॉस्फेरिक हमारे जो लेवल्स हैं, उसके अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक ऐसा निज़ाम रखा है कि जो इस कुर्रे ज़मीन को प्रोटेक्ट करते हैं बाहर से आने वाली सारी जो मनफी असरात हैं उनसे। ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है, ये हमारे जो लोअर मोस्ट दो एटमॉस्फेरिक लेवल्स हैं, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, इसके दरमियान है। और इसकी मिसाल, इसके फ्रेजाइल होने की मिसाल अगर मैं दूं तो मैं इतना कहूंगा कि अगर जो ग्लोब, हम अक्सर दफ्तरों में भी और घरों में आपने देखा होगा, स्कूलों में ग्लोब एक होता है जिसपे कुरे अर्ज का नक्शा बना होता है, और उस ग्लोब के ऊपर अगर थिन पेंट की लेयर कोई मिसाल में दूं तो कुरे अर्ज का जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो ऐसे थिन है, बारीक है, लेकिन उसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका काम क्या है कि सूरज की शुआएं जो कि रेडिएशन की शक्ल में, इंफ्रारेड रेडिएशन की शक्ल में जमीन की तरफ आती है, वो एक तो उनको फिल्टर करता है, और फिल्टर करने के बाद उनको पास थ्रू होने देता है जमीन पे, और उसमें से कुछ रेडिएशन की शुआएं जो है वो जज्ब हो जाती हैं जमीन में, और कुछ बाउंस बैक या रिफ्लेक्ट करके वापस जाती हैं स्पेस में। जो जमीन के ऊपर जो चमकदार सतह की चीजें हैं, जैसे पानी है या बर्फ के ग्लेशियर्स हैं, कुतुबैन की बर्फ है, उसके ऊपर से वो रेडिएटिव जो वेव्स हैं, वो रिफ्लेक्ट करके वापस जाती हैं। उसमें से कुछ ट्रैप होती हैं, और ये जो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है अर्थ की, एटमॉस्फेरिक लेयर, ये उनको ट्रैप करने में मदद देती है। और इसके अंदर बेसिकली अगर आपने सुना हो तो ये ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और फ्लोराइड गैसेस हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये एक तनासब अल्लाह ताला ने इनका एक सेट किया है, और ये तनासब ऐसा है कि ये अक्सर जो हार्मफुल रेज हैं उनको तो वापस स्पेस में भेज देता है, लेकिन कुछ इसमें ट्रैप होती है, और ट्रैप ये जो डेंसिटी है गैसेस की, उसकी वजह से होती है। और ये कुराए अर्श के ऊपर एक एवरेज टेम्परेचर जो कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको मेंटेन करने में मदद देती है। अब ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड अल्लाह ताला का एक निज़ाम है सेट किया हुआ, और ये लाइफ की सस्टेनेंस के लिए जो है ना बहुत जरूरी है। अगर इस टेम्परेचर में थोड़ा फर्क आ जाए, या ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो उसके मनफी असरात जो है वो कुरे जमीन पे रहने वाली जो हयात है, जो स्पीशीज हैं, जो इंसान है, जंगल हैं, पौधे हैं, परिंदे हैं, उन सब के ऊपर पड़ता है। तो दुनिया में ये एक कार्बन एमिशंस जितनी भी हैं, CO2 की और बाकी गैसेस की, इनको मॉनिटर करने का जो सबसे पहला निज़ाम था, वो यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई ने एक माना लोआ, एक जगह है वहां पे, एक लेबोरेटरी बनाई थी माना लोआ लैब के नाम से, और उन्होंने ये एमिशंस का डेटा इकट्ठा किया है। कार्बन डिपॉजिट्स का डेटा इकट्ठा करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में जितनी एमिशंस गैसेस की हो रही हैं, प्रोपोर्शनेटली कौन सी गैस ज्यादा जा रही है, कौन सी कम जा रही है। दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे उनके मॉनिटर्स लगे हुए हैं, और उन मॉनिटर्स के थ्रू ये डेटा सारा इकट्ठा करते हैं एमिशंस का, और फिर उनकी वेबसाइट जो है उस पर वो डेली अपडेट्स भी होते हैं, और फिर मुख्तलिफ एनालिसिस के लिए उसको यूज किया जाता है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने एक सेफ बेंचमार्क स्टैब्लिश किया है कि अगर 350 पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 लाख में अगर 350 पार्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड के हों, तो वो सेफ लिमिट है इंसान की सेहत के लिए। और अगर उससे बैलेंस ऊपर चला जाए
तो वो फिर इंसान के लिए हार्मफुल होता है। अब हो क्या रहा है कि ये 1750 से पहले तक ये CO2 का लेवल जो था, ये कोई 280 पार्ट्स पर मिलियन के लगभग था। इट वाज एब्सोल्युटली सेफ फॉर द लाइफ टू सस्टेन ऑन अर्थ। लेकिन उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ और उसमें इंडस्ट्री लगाई गई, स्पेशली यूरोप में और अमेरिका में। एशिया में तो ये काफी बाद में आई। लेकिन ये इंडस्ट्री लगने से क्या हुआ कि कार्बन इमिशंस जो थी, जो गैसेस की, वो ज्यादा होने लगी। और हम सबको पता है कि जो इमिशंस आती हैं सोर्सेज से, उसमें जो है ना फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें ऑयल है, गैस है, नेचुरल लकड़ी है, इन चीजों की इमिशन जो है ना, ये सबसे ज्यादा होती है। यानी दुनिया को पॉल्यूट करने वाली ये चीजें सबसे ज्यादा कार्बन एमिशंस प्रोड्यूस करती हैं। अब ये ग्रेजुअली जब इंडस्ट्री बढ़ी, उसके बाद फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था, उसके लिए मटेरियल तैयार किया गया, और फिर सेकंड वर्ल्ड वार आई, फिर उसके बाद कोल्ड वार थी। तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेस लगा यूरोप में भी, और चाइना में, जापान में। चाइनीज इंडस्ट्री जो है वो अभी इस वक्त भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है मटेरियल। इसमें दो चीजें हुई। पहली बात तो ये थी कि नेचुरल रिसोर्सेज को बेदरेज इस्तेमाल किया गया, क्योंकि रॉ मटेरियल चाहिए था इंडस्ट्री के लिए। तो जहां जहां भी लोगों को रॉ मटेरियल मिला, वहां से उन्होंने लिया। और उसके बाद फिर प्रोडक्शन जब बढ़ने लगी और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एक्सपैंड हुए, इंडस्ट्रियल बेस एक्सपैंड हुआ, तो इमिशंस जो है ना वो भी ज्यादा होने लगी। अब मैं छोटी सी मिसाल आपको दूंगा जापान की। एक वक्त था चाइना से पहले, जब जापान जो था वो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल बेस उनका बड़ा स्ट्रांग था, और वहां पे फैक्ट्रीज के कम्प्लेक्स लगते हैं, 20-20, 40-40, 50-50 फैक्ट्रीज का एक कम्प्लेक्स इकट्ठा एक जगह उन्होंने लगाया है, जिसको वो प्रीफेक्चर बोलते हैं। अब जब इमिशंस का डेटा लिया जाने लगा, मॉनिटर किया जाने लगा, तो पता चला कि जहां जहां पे ये प्रीफेक्चर लगे हुए हैं, उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूट हो गए, और इससे ओजोन लेयर जो थी वो डैमेज हुई। अब चूंकि ओजोन लेयर और ओजोन गैसेस जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं हमारे प्लेनेट को, तो उनके हार्मफुल इफेक्ट्स स्पेशली नॉर्दर्न यूरोप और स्कैंडिनेविया के ऊपर जो था वो बहुत बड़ा एक गैप सा आ गया ओजोन लेयर्स में, और वहां से हार्मफुल रेडिएटिव वेव्स जो है ना वो जमीन की तरफ आने लगी। स्किन कैंसर बढ़ गया उससे, बहुत सारी बीमारियां बढ़ गई, फसलों पे असरात हुए, पानी पे रेडियो एक्टिव मटेरियल के असरात हुए, और दुनिया में जो है ना बीमारियां भी बढ़ने लगी। और इस वक्त की जो सूरत हाल है, ये उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात ये की कि उन्होंने पिछले 8 लाख साल का डेटा इकट्ठा किया। अच्छा, देखने में ये पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन इतनी एफर्ट्स करके उन्होंने पिछले 8 साल का जो टेम्परेचर का डेटा था वो भी हासिल किया, और ये अवेलेबल है सारा डेटा। और हिस्टोरिकली जब देखा गया तो पता चला कि जिस साल में ये एक साइंटिस्ट थी कीलिंग के नाम से, उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया, और उसे कीलिंग कर्व भी कहते हैं। तो वो कर्व जो है वो स्टार्ट हुई इंडस्ट्रियल एरिया से, और 1850 से ऑनवर्ड वो ऊपर जाने लगी। तो उसमें दो चीजें, टेम्परेचर और CO2 इमिशंस को इकट्ठा करके दिखाया गया। तो ये पता चला कि जिस साल में इमिशन ज्यादा हुई हैं, उसी साल में कॉरस्पॉन्डिंगली दुनिया का टेम्परेचर भी ज्यादा हुआ। इस वक्त कोई 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग जो है ना वो टेम्परेचर ऊपर चला गया है 15 डिग्री एवरेज से। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं? बहुत सारी चीजों पे ये विजिबल है। मोटी मोटी बातें ये है कि ये एक तो ये है कि पोल्स की जो आइस है कुतुबैन की, वो मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं इससे।
इन दोनों चीजें से होता क्या है कि ग्लेशियल मेल्टिंग और उससे फ्रेश पानी का जो जखीरा है बड़ा कीमती, ये समंदर में जा रहे हैं। अब समंदर में ये अल्लाह ताला ने खूबी रखी है कि ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सीक्वेस्ट्रेशन की यानी एब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत है वो सबसे ज्यादा है। तो हमारी जो जितनी पोल्यूशन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कुछ तो जाती है ओजोन लेयर्स पे और वहां से वो सस्पेंडेड रहती है, और जो लेयर है उसकी मोटाई को ज्यादा कर रही है, जिसमें परसेंटेज ऑफ गैसेस ज्यादा हो रही है। सेफ लिमिट के लिए कोई 51% कार्बन डाइऑक्साइड को लोग कहते थे और 16% मीथेन का, लेकिन अभी ये डिस्टर्ब हो गए। डिस्टर्ब ऐसे हुआ है कि 2018 के फिगर ये कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी परसेंटेज 81% पे चली गई है, जिसमें कोई 11% जो है वो फॉरेस्ट बर्निंग से और एग्रीकल्चर से आ रहा है, और बाकी जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ट्रांसपोर्टेशन, एयर और लैंड दोनों की, और मेरीन ट्रांसपोर्टेशन भी। इसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग है, हमारा पावर सेक्टर है जिसपे जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं वो ऑयल बेस्ड उन्होंने सेटअप लगाया हुआ है, तो सारा वो इमिशंस जा रही हैं ऊपर। इसके अलावा फॉरेस्ट क्लियरिंग के लिए लोग फॉरेस्ट की बर्निंग करते हैं। ज्यादा चीज जो है ना ये आपको इंडोनेशिया में, मलेशिया में, इन इलाकों में नजर आएगी जहाँ पे लोग फॉरेस्ट को क्लियर करके और पाम की इंडस्ट्री लगा रहे हैं, क्योंकि पाम ऑयल जो है वो उसकी वैल्यू ज्यादा है और वो बिकता अच्छी कीमत पे है, तो लोग स्विच ओवर कर रहे हैं फॉरेस्ट को क्लियर करके। हमारे पाकिस्तान में भी ये सबसे बड़ा मसला है कि फॉरेस्ट को क्लियर करके लोग एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, और ये चीजें ज्यादा विजिबल आपकी, जब मैं पाकिस्तान की बात करूंगा तो उसमें मैं इसके इसके फर्दर भी आपको बताऊं। तो होता क्या है कि जब कार्बन एमिशन ज्यादा होती हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंगली उसके साथ जो है वो टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। अब टेम्परेचर ज्यादा होने के एक जो रीजन है वो ये है कि जब ये कार्बन समंदर में जाती है तो समंदर का टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। इस सिर्फ ड्राई लैंड जो है उनका टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता, खुश्की पे नहीं होता, समंदर में भी ज्यादा होता है। समंदर में जब ज्यादा होता है तो जो हमारा खत इस्तिवा है, इक्वेटर जो है, इक्वेटर के ऊपर जो पानी है समंदर का, वो चूंकि गर्मी वहां पे ज्यादा पड़ती है तो वहां पे वाटर वेपर ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो वाटर वेपर जब ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो उसकी जो बुनियादी वजह है उससे बुखारात बनते हैं। और आपको अगर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का थोड़ा सा भी आपको पता हो, नॉलेज हो, तो उसमें आप देखते हैं कि समंदर से बादल बनते हैं, बुखारात बनते हैं, वो बादल जाके ड्राईलैंड पे बरसते हैं और वहां से फिर वो पानी फ्लड की शक्ल में, रेन वाटर की शक्ल में दोबारा समंदर के अंदर जाता है। तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब इन अ वे कि जब ज्यादा वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है तो ज्यादा क्लाउड्स बनते हैं और ज्यादा बारिश होती है, और ज्यादा बारिश से फिर फ्लड्स आते हैं। फ्लड्स के साथ साथ एक और चीज जो है वो ये है कि जो ड्राउट्स हैं ये भी ज्यादा होती है। तो साथ ही ये होता है कि ये जो पानी जो इक्वेटर से ये करंट रिजीम है समंदर के अंदर जो लहरें चलती हैं, उनकी यह है कि वो इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं।
और वार्म टेम्परेचर, वार्म वाटर को लेके ये जो स्ट्रीम्स हैं ये ऊपर जाती। तो ये जब पोल्स की आइस से जब ये टकराती हैं तो वहां पे इस इंटरेक्शन से पोल्स की जो आइस है वो पिघलती है और वो पानी समंदर में आता है। इससे सी लेवल राइज हो रहा है। साथ ही साथ जो ड्राई ईयर्स हैं, ड्राई ईयर्स में भी ये देखा गया है कि फॉरेस्ट फायर्स जो हैं वो ज्यादा होती हैं। और आपने रिसेंट मिसाल देखी है 2 जगहों पे, जहाँ पे कैलिफोर्निया में ड्राई सीजन की वजह से आग लगी और एक बहुत बड़ी आग जो कि कम से कम 3-4 महीने चलती रही, ये ऑस्ट्रेलिया में लगी। और ये इतनी बड़ी आग थी कि इस पे काबू पाना ऑस्ट्रेलियंस के बस में नहीं था। तो ये सारी चीजें जो हैं ये नेचुरल डिजास्टर्स को इंड्यूस करती हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव असर जो है वो नेचुरल डिजास्टर्स की तरफ जाता है। तो ड्राउट्स, वाइल्ड फायर्स, फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स तो हमने खुद भी देख लिए कि 2010 में जो पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे उनसे कितना नुकसान हुआ था ज्यादा। ये थोड़ा सा मैंने आपको साइंस का बताया कि ये साइंस क्या है ग्लोबल वार्मिंग की। इस पे जो तहकीक हुई है वो तहकीक ये बताती है कि जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग हुई है वो सारी मैन मेड है। और ये अगर लिंक करें आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से और उसके बाद से लेके इसको आगे आए तो मुख्तलिफ औकात में जो जो चीजें हुई हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, तबाही हुई है, फॉरेस्ट को सब कट किया गया है, ऑयल जो इंडस्ट्री है वो फ्लॉरिश कर गई है, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग ज्यादा हुई है, कोल बेस्ड पावर प्लांट जो है वो वजूद में आने लगे, उनकी वजह से पॉल्यूशन ज्यादा हुई है। इंसान की लालच ये है कि कटिंग हुई है फॉरेस्ट की कमर्शियल पर्पस के लिए। फॉरेस्ट को क्लियर किया गया है ताकि एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस किया जाए और हाई वैल्यू जो क्रॉप्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाए। इसके अलावा जो है वो इंसान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है और रॉ मटेरियल की जरूरत है। तो मिसाल के तौर पे आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देख लें, कितना रॉ मटेरियल इसमें यूज आ रहा है। ये सारी चीजें नेचर से हम ले रहे हैं, ये अर्थ से आती हैं और ये प्लेनेट हमारी सारी जरूरियात को पूरी कर रहा है। लेकिन हमें एक चीज का ख्याल ये भी रखना है कि ये प्लेनेट में जितने भी रिसोर्सेज हैं ये अनलिमिटेड नहीं है। इन सारे रिसोर्सेज ने किसी न किसी दिन आके खत्म हो जाना है। तो हम क्या कर रहे हैं इन चीजों को बचाने के लिए? ये एक अर्थ डे के हवाले से एक तो ये सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन का इनिशिएटिव था जो शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद बहुत सारी और मूवमेंट्स दुनिया के लेवल पे शुरू हो गई हैं जिसमें फिलैंथ्रोपिस्ट आगे आए और कंजर्वेशनिस्ट आगे आए। वो लोग जिनके दिल में माहौल के हवाले से दर्द था उन्होंने आके मुख्तलिफ किस्म की तंजीमें बनाई और ग्लोबल लेवल पे भी और लोकल लेवल पे ये सारी चीजें जो है वो वजूद में आने लगी। आहिस्ता आहिस्ता ये मोमेंटम जब बढ़ने लगा तो ये लोग स्टेट की सतह पे चले गए अक़वाम मुत्तहिदा में और 1992 में पहली दफा जो है ना क्योटो में जापान में लोग इकट्ठे हुए, स्टेट्स सारी इकट्ठी हुई और उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से एक डॉक्यूमेंट बनाया जो कि रोड मैप देता था और गाइडलाइन प्रोवाइड करता था आगे कि इस दुनिया में एमिशंस को कैसे रिड्यूस किया जाए। फिर मुख्तलिफ इसमें इदारे आते रहे, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज UNFCCC उसकी बुनियाद आई, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने काम शुरू कर दिए, फिलैंथ्रोपिस्ट आए बहुत सारे, उन्होंने
इस चीज को आगे बढ़ाया। फिर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, बहुत फेमस इदारा है, उनका वजूद आया, उन्होंने असेसमेंट रिपोर्ट्स जारी की। तो ये सारी चीजें एविडेंस बेस्ड जो फैक्ट्स थे जब इनके सामने आने लगे तो पता ये चला कि ये दुनिया की जितनी भी साइंटिफिक एकेडमीज हैं, बड़े बड़े यूरोप की भी और अमेरिका भी और एशिया की भी, मुतफिका तौर पे सब ने ये डिक्लेयर किया कि ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ये मैन मेड है या एंथ्रोपोजेनिक है। अब ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस जो है मैन मेड, इनको कंट्रोल करने के लिए बातें होने लगी कि ये इनको कैसे किया जाए। अब ऑब्वियसली उसमें जो है ना बड़े बड़े स्टेक्स थे, क्योंकि लोगों ने बड़ी इंडस्ट्री लगाई हुई थी। अमेरिकन ने इंडस्ट्री लगाई, चाइनीज ने लगाई हुई, जापानीज ने लगाई हुई। ये सारे जब देखा गया तो पता चला कि ये पोल्यूशन जो है ये अभी लोकल नहीं रही, बल्कि ये ट्रांस बाउंड्री हो गई। और उसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में हमें जो इफेक्ट कर रही है पोल्यूशन, वो चाइनीज इंडस्ट्रियल जो स्टेट्स हैं साउथ चाइना, साउथ ईस्ट चाइना में, वहां से आती है और ये हवाओं के साथ उड़ के इस तरफ हमारी तरफ रुख करती है। और फिर जब मानसून शुरू होता है तो मानसून के साथ ये पोल्यूशन ट्रेवल करती है अलोंग साइड हिमालयास, और चूंकि हिमालय को ये क्रॉस नहीं कर सकती तो ये उनके साथ साथ चलती हुई ऑल द वे अप टू नॉर्दर्न अफगानिस्तान और वखान की पट्टी तक ये पोल्यूशन जाती है। तो अगर हम अपने लेवल पे, नेशनल लेवल पे इसको कंट्रोल कर भी लें तो जो इंटरनेशनल पोल्यूशन आती है वो हमें इफेक्ट करती है। और मैं इसमें छोटी सी मिसाल ये दूंगा कि पाकिस्तान जो एमिशंस प्रोड्यूस करता है वो जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त तो बहुत ही कम था, कुछ 0.01% के लगभग था। अभी कुछ 0.8% के लगभग है, यानी ये 2018 के फिगर ये कहते हैं। और हमारी जो टोटल एमिशंस हैं वो कोई 405 मिलियन टन के लगभग है। अब बड़े पोल्यूटर्स हैं कौन? टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो चाइना है। चाइना हमें इफेक्ट कर रहा है। हमें गल्फ वॉर जो 91 की थी उसने इफेक्ट किया, क्योंकि इराक में 8,500 के लगभग ऐसे तेल के कुएं थे जिनको आग लगा दी गई थी, और उनकी पोल्यूशन जो है ना वो हवा के साथ ट्रेवल करती हुई सारी पाकिस्तान के ऊपर आई। हमारा अपना इंडस्ट्रियल बेस इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो पोल्यूशन पे ज्यादा इम्पैक्ट करें। हमारे साथ इंडियंस हैं, इंडियंस की जो एमिशन है इस वक्त वो कुछ 7% के लगभग है पूरी दुनिया में। चाइनीज कोई 30% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ना, अब हमारे चारों तरफ ये जो मुल्क हैं उसमें अफगानिस्तान है, चाइना है, इंडिया है, ईरान है। अफगानिस्तान में आपको पता है कि पिछले कोई 3-4 दहाइयों से एक जंग का माहौल है, जंग शुरू है, और जितना असला बारूद वहाँ पे इस्तेमाल होता है उस सब के इफेक्ट्स जो है ना वो ट्रैवल करके पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। ईरान फिर ऑयल बेस्ड इंडस्ट्री है उनकी, और हमारी जो वेस्टर्ली इवेंट्स वहां से आती हैं, तो उनकी जितनी भी रिफाइनरीज लगी हुई उनकी पोल्यूशन ट्रेवल करके हमारी तरफ आती है। हमारा अपना जो इंडस्ट्रियल बेस है वो मोस्टली कराची में लोकेटेड है या लाहौर में है। तो बड़े बड़े शहर हमारे जितने भी हैं इसमें चूंकि इंडस्ट्रीज हैं तो ये पोल्यूशन बड़े शहरों में ज्यादा है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे इस वक्त 350 पार्ट्स पर मिलियन की जो सेफ लिमिट है, लोग उससे काफी ऊपर चले गए। लाहौर में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने कराची के कुछ इलाकों में, और मैंने जाती तौर से कोयटा के शहर के कुछ इलाकों में जहाँ ज्यादा ट्रैफिक है और डस्ट है और कार्बन एमिशंस वहाँ पे ज्यादा है, वहाँ पे किया तो सेफ लिमिट से बहुत ज्यादा ऊपर है। यानी कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पे कोई 480 के लगभग 480 पार्ट्स पर मिलियन के लगभग जो है ना वो CO2 की इमिशंस का तनासब है।
ग्लोबल लेवल पे भी वो जो 280 का एक सेफ लिमिट थी प्री इंडस्ट्रियल एरिया की, वो अभी इस वक्त चली गई है कोई 415 पे, ग्लोबल एवरेज है। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ इंडिविजुअल मुल्कों को थ्रेट नहीं है, बल्कि ये थ्रेट जो है ना वो ग्लोबल लेवल पे तकरीबन सारी दुनिया है। तो इस चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की नेगोशिएशन शुरू हुई, और दुनिया के मुख्तलिफ लेवल पे प्रोटोकॉल्स एग्रीमेंट्स हुए। लेटेस्ट उसमें जो है दुनिया ने आखिरकार आके एग्री किया पेरिस में 2015 में, कि पेरिस प्रोटोकॉल के नाम से, कि यहाँ पे 2030 तक हर एक मुल्क अपनी जो है ना इमिशन रिड्यूस करने का टारगेट देगा। तो सारी दुनिया इकट्ठी हुई और उसको फिर रेटिफाई किया गया, और लोगों ने अपने इमिशन रिडक्शन के टारगेट दिए सेक्टर वाइज, हर सेक्टर में, कि एग्रीकल्चर में कितने रिड्यूस करेंगे, इंडस्ट्री में कितना करेंगे, बाकी जो आपके सेक्टर्स हैं, फूड सिक्योरिटी है, इनमें कितना होगा। तो वो सारे रिडक्शन के टारगेट लोगों ने जमा किए और ये एग्री किया कि हम कोशिश करेंगे इसको, जो मुल्क अमीर हैं जिनके पास वसाइल ज्यादा है, वो गरीब मुल्कों को भी सपोर्ट करेंगे ताकि वो अपने मिशन के टारगेट्स जो है ना उनको रिड्यूस करने में उनको उनको हेल्प आउट किया जाए। तो ये बाई 2030 पाकिस्तान का जो रिडक्शन का टारगेट है वो 20% का है, कि 20% इमिशन हम कम करेंगे। अब इस वक्त जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कोई 405 मिलियन टन के लगभग इमिशन हमारी जो है वो जाती है। इसमें ज्यादा हिस्सा कुछ 70% जो है वो सिर्फ दो सेक्टर से आता है, जिसमें एग्रीकल्चर है और एनर्जी सेक्टर है। हमारे एनर्जी सेक्टर नोटोरियसली बदनाम है, क्योंकि हमने जितनी भी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स ने जितने भी प्लांट लगाए हैं वो सारे फॉसिल फ्यूल्स पे चलते हैं, में कोई भी अल्टरनेट एनर्जी का नहीं है। तो इन सारी चीजों से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और पाकिस्तान के ऊपर अभी थोड़ा सा आते हैं। पाकिस्तान पे अगर जूम इन किया जाए तो पाकिस्तान की इमिशंस तो इतनी नहीं है, लेकिन जैसा मैंने जिक्र किया कि चूंकि ट्रांसबाउंडरी पॉल्यूशन हमें इफेक्ट कर रही है, तो हमें दुनिया में जो पॉल्यूशन जहां जहां भी है वो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर बड़ा नेगेटिवली हो रहा है। इस नेगेटिव इफेक्ट की वजह से हमारे यहाँ कौन कौन सी थ्रेट्स हैं। एक तो डिफॉरेस्टेशन है, जो कि नेचुरल तरीके से भी हो रही है, यानी रेनफॉल कम हो रहा है, स्नोफॉल कम हो रही है। फिर हमारे जो बेशकीमत हमारा जो असासा है वो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जहाँ पे फ्रेश वाटर जो है ना वो बहुत बड़ी मिकदार में महफूज है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, और जो एक स्टडी रिसेंटली की गई है उसमें ये पता चला है कि 2.3% एनुअल उनका रेट है पिघलने का, जो कि बहुत बड़ा एक खतरा हमें पोज कर रहा है फ्यूचर के लिए। हमारे यहाँ नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं। जब ऊपर ग्लेशियर पिघलते हैं तो वो एक्स्ट्रा पानी आता है, और वो एक्स्ट्रा पानी जो है वो ग्लोफ कहते हैं, जिसको ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, उसकी शक्ल में पहाड़ों से आता है तेजी से, और वो छोटी छोटी झीलें बन जाती हैं, कुदरती झीलें। वो झीलें किसी एक वक्त जब पानी का दबाव ज्यादा होता है तो वो किनारा तोड़ के वो फ्लड की शक्ल में नीचे आता है और वो नुकसान पहुंचाता है। मुझे याद है कि हम जब छोटे थे तो हम सुनते थे कि 30 साल पहले सैलाब आया था, 35 साल पहले आया था, ये नुकसान हुआ था, वो नुकसान हुआ था। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो वो ग्रेजुअली वो जो फ्रिक्वेंसी थी फ्लड्स की वो ज्यादा होने लगी। 30 के बाद वो 20 साल बाद आने लगे, फिर 10 साल, 15 साल, 10 साल, 5 साल। हिस्टोरिकल अगर डेटा आप उठा के देखें तो अभी 2007 के बाद से किसी न किसी शक्ल में हर साल पाकिस्तान में फ्लड आ रहा है। मेजर फ्लड हमारा आया था 2010 में, जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया था। 3 करोड़ 80 लाख लोग जो है वो डिस्प्लेस हो गए थे।
हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉसेस थे वो कोई $18 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉसेस हमारे थे। लेकिन एक चीज जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया कि इस पूरे प्रोसेस में जो कीमती पानी हमने लूज किया, सिर्फ लोग एक एस्टिमेट के मुताबिक, और ये केयरफुल एस्टिमेट है, लोग कहते हैं कि जी हमने $35 बिलियन का पानी हमने लूज किया जो कि निकल के सीधा समंदर में चला गया। अच्छा, रेनफॉल ना होने की वजह से इरेटिक पैटर्न है प्रेसिपिटेशन का, और रेनफॉल ना होने की वजह से डेजर्टिफिकेशन हो रही है, डेजर्ट्स बढ़ रहे हैं और फॉरेस्ट एरिया जो है ना वो कम हो रहा है, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, सीजनल वेरिएशंस आ गई हैं। पहले एक दौर था जब पाकिस्तान में 4 क्लियर कट सीजन होते थे। अभी सूरत हाल ये है कि गर्मियां प्रोलॉन्ग हो रही हैं, सबसे ज्यादा टाइम जो है ना वो तकरीबन कोई पहले 3 से 4 महीने होते थे जब पाकिस्तान बना, ये ग्रेजुअली एक्सपेंड होते 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 अभी तकरीबन गर्मियां आपकी 7-8 महीने चलती रहती। गर्मियों के बाद हम खिजां देखते थे जब पत्ते जर्द हो जाते थे, खुश्क होते थे, और उसके बाद फिर गिर जाते थे, और फिर विंटर सीजन शुरू होता था। अभी बहुत कम, सिवाय नॉर्दर्न एरियाज के, आपको पत्ते जर्द होने दिखाई नहीं देते। बड़े शहरों में नीचे प्लेन्स में अब वो जर्द पत्ते देखने को हम लोग तरस जाते हैं। खिजां हमारी जो है वो तकरीबन नीचे गायब हो गई है, और खिजां की जगह गर्मी ने ले ली, और गर्मी से चलते चलते अचानक सर्दी शुरू हो जाती है, और विंटर सीजन जो है ना सेट इन हो जाता है, और बीच में से खिजां स्किप हो जाती है। इसी तरह विंटर के बाद, विंटर हमारा मोस्टली रेनी सीजन है, हम सबको पता है, और विंटर में हमारे यहाँ ज्यादा स्नोफॉल भी होती है और रेन्स भी होती हैं। दूसरा हमारा रेनी सीजन जो है वो मानसून का है, जिसमें नीचे प्लेन्स इलाकों में जो मानसून की रेंज में आते हैं, वहां पे मानसून की बारिशें होती हैं जो कि मोस्टली सैलाब की शक्ल में होती हैं, और उनका हमें फायदा कुछ नहीं होता, नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि वो नुकसान ज्यादा करती हैं और फायदा हमें नहीं। खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं, पानी सब कुछ, फर्टाइल सॉइल को पानी बहा के ले जाता है, और डिफॉरेस्टेशन उसकी वजह से भी हो रही है। फिर हमारा जो वेजिटेशन कवर है वो हम लूज कर रहे हैं, फ्लड्स की वजह से, ड्राउट्स की वजह से वेजिटेशन कवर हमारा श्रिंक होता जा रहा है दिन ब दिन, जिससे हमारे लाइफ स्टॉक पे फर्क पड़ता है। लाइफ स्टॉक की हेल्थ हमारी जो है वो उससे उसको नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उस पे कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, कोई उसको फिल्टर करके प्रोसेस करके उसको जो है ना वो एफ्लुएंट्स को नहीं करता, बल्कि वो एज इट इज, चाहे वो एसिड है या उसमें जो भी चीज है, वो बहता हुआ जा रहा है, दरियाओं को भी पॉल्यूट कर रहा है, समंदर को भी पॉल्यूट कर रहा है, वाटर बॉडीज जितनी भी हैं सबको पॉल्यूट कर रहा है। हमारे यहाँ बहुत मिसालें हैं, जिसमें इस्लामाबाद में रावल डैम है, उसके उसके साथ आबादियों को देखें, उनके सबका सीवेज उनके जो है ना वो सारा रावल डैम में जा रहा है, और ये वो डैम था जो कि इस्लामाबाद को पीने का पानी सप्लाई करता था। फिर ये फ्लड के साथ जो टॉप फर्टाइल सॉइल बह के आता है वो इसमें जमा हो रहा है, तो सिल्टेशन डैम्स की ज्यादा हो रही है, डैम्स की लाइफ कम हो रही है, उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी करस्पॉन्डिंगली कम हो रही है। तो ये नुकसान है हमें। तीसरा नुकसान ये है हमें कि जो कार्बन इमिशंस हैं उसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैल रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा स्किन की डिजीज है और सांस की तकालीफ है। इसके अलावा जो एसिड रेन है उसकी वजह से फिर गैसेस मुख्तलिफ औकात में जो है ना वो लीक होती हैं। वेस्ट वाटर जो है ना वो उसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं मुख्तलिफ किस्म की। लेकिन ग्लोबल लेवल पे एक चीज का जिक्र करना मैं भूल गया, और वो जरूरी मैं समझता हूँ कि जो हजारों साल पुरानी जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है जो कि फ्रोजन है साइबेरिया में या अलास्का में या पोल्स पे, क्योंकि सॉइल टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो वो फ्रोजन
कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो मेल्ट होके वो हवा में शामिल हो रही है। और मीथेन जो है ना वो अभी साइबेरिया में आपने सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े जो है ना वो मीथेन के पूल बन रहे हैं। तो वो एस्केप होके नीचे से वो हवा में जा रही है, और फ्रोजन कार्बन या जिसको परमाफ्रॉस्ट भी बोलते हैं वो पिघल रही है। और उसकी वजह से जो है ना साइबेरिया में फॉरेस्ट को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि जब वो पिघलती है तो वो सॉलिड जमीन जो है ना वो जब लूज होती है तो वहां पे जो बड़े फॉरेस्ट थे उनका रूट सिस्टम जो है वो डैमेज हो रहा है, और दरख्त खड़े खड़े हो खुश्क हो जाते हैं या टेढ़े हो जाते हैं एक साइड पे। जिस इस फिनोमिना को जो है ना वो ड्रंकन फॉरेस्ट भी कहते हैं, कि सारे दरख्त जो है ना वो झूल रहे हैं ऐसे, और कुछ अर्से बाद वो खत्म होके जर्द होके और खत्म हो जाते हैं। तो वो नुकसान भी ग्लोबल लेवल पे है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में दो चीजें जिनसे हमें फ्यूचर में बहुत खतरा होगा। एक तो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी या पर एकड़ यील्ड हमारी जो है वो कम हो रही है, और उसकी बुनियादी वजह एक तो इरेटिक प्रेसिपिटेशन पैटर्न है, और दूसरा हमारी पुअर प्रैक्टिसेस हैं वाटर मैनेजमेंट की। हमारे पास जो अवेलेबल पानी है उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ क्या हो रहा है कि चूंकि टेम्परेचर नीचे से बढ़ रहा है और हाइट्स जो है ना उसके ऊपर टेम्परेचर के इफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं, हमारे जो कोल्ड एरियाज थे वो थोड़े से वार्म होना शुरू हो गए। तो हमारा जो वेक्टर बोर्न डिजीज है, यानी जो कीड़े से लगती हैं डिजीज, जैसे मलेरिया है। मलेरिया बहुत तेजी से फैल रहा है और कोल्ड एरियाज में मलेरिया जा रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ डेंगू फीवर आ गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है ना जीका वायरस आ गया है, कॉन्गो वायरस आ गया है, चिकनगुनिया आ गया है। ये सारी वो चीजें थी जिनका आज से को 20-30 साल पहले किसी ने नाम भी नहीं सुना था, सिवाय मलेरिया के। मलेरिया चलता था लेकिन वार्म एरियाज में होता था। अभी मलेरिया कोल्ड एरियाज में जा रहे हैं, और रेजिस्टेंस जो है वो इंसेक्ट्स की वो बढ़ गई है। तो ये फ्यूचर में हमें ज्यादा इफेक्ट करेगा। और ये मैं आई एम नॉट श्योर, रिसर्च ये मेरे ख्याल में फ्यूचर में आके हमें बताएगी कि ये जो करंट वेव आई है कोरोना वायरस की, ये कैसे आई है। लोगों ने ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कोरोना की डेथ्स जो हैं वो ज्यादा हो रही, बट दिस थिंग हैज टू बी रिसर्च मोर। और जब इसकी फाइंडिंग्स आएंगी तो आई एम श्योर कि ये किसी न किसी तरीके से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से लिंक होगा। दूसरा हमें क्या हो रहा है कि हमारा जो अल्पाइन फॉरेस्ट है, जो पहाड़ों के ऊपर हमारे जंगल हैं, कीमती लकड़ी चीड़ के और देहार के, और जिसको हम फर्नीचर के लिए भी यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं। अल्पाइन फॉरेस्ट हमारा जो है वो श्रिंक हो रहा है, और नीचे से जो चूंकि पहाड़ों पे टेम्परेचर ऊपर की तरफ जा रहा है, वार्म एटमॉस्फेयर जो है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके साथ साथ जो श्रब्स हैं वो भी साथ ग्रो करती हुई ऊपर जा रही हैं, और वो रिप्लेस कर रही हैं। क्योंकि श्रब्स और झाड़ियां और ये जंगली चीजें जो हैं ये ज्यादा एग्रेसिव इनकी ग्रोथ होती है, तो ये अल्पाइन फॉरेस्ट को डिस्टर्ब कर रही है। और अल्पाइन फॉरेस्ट क्योंकि हमें पता है कि जो स्नो लाइन है पहाड़ की चोटी पे, वहां पे तो ग्रो करता नहीं है, उसके नीचे होता है। तो नीचे उसको नीचे से श्रब्स का दबाव पड़ रहा है, ऊपर से कोल्ड उसका, तो वो बीच में सैंडविच हो गया है, और वो ग्रेजुअली उसमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी लग रही हैं, और वो खत्म होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। तो ये बहुत कीमती एसेट है हमारा, जो कि हम फ्यूचर में हम इसको जाया करने वाले हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली ग्रो कर रही है। ये एक वो कहते हैं ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोड होके ये हमारा जो ग्रोथ रेट है, ऑल्दो अभी तो काफी कम हुआ है। एक वक्त था जब 4% था, एंड देन इट केम डाउन टू 2.6%। अभी इस वक्त कोई करंटली कहते हैं कि ये 1.48 1.49% के लगभग है। लेकिन अगर इस परसेंटेज पे भी हम कैलकुलेट करें तो 2025 में हमारी आबादी 25 करोड़ हो जाएगी, और 2050 तक हमारी आबादी जो है वो 34 करोड़ के लगभग पहुंच जाएगी। और जब आबादी बढ़ती है तो
ऑब्वियसली हमारा इन्हिसार जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ ज्यादा होता है। हमारे पास जो करंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्या ये सस्टेन कर सकते हैं कि नहीं? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसका मैं आप लोगों से जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि सस्टेनेबिलिटी हम किसे